नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। दोस्तों, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी और हम आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आप लोगों के समक्ष आज सीटेट 2025 को टारगेट करते हुए आप लोगों के समक्ष हिंदी पेडागोजी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसके साथ साथ गद्यांश और पद्यांश जो काफी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को वो आज हम बताने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक दिखेगा। पहले हम गद्यांश पद्यांश को देखेंगे, फिर जाकर के गद्यांश पद्यांश को समझेंगे भी और फिर जाकर के उसके बाद जो शिक्षण है 15 उस शिक्षण को भी देखेंगे और शिक्षण की एक एक व्याख्या को देखेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए आते हैं तो अपने इस भाई के लिए, अपने इस दोस्त के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज हमारा ये दूसरा मॉक टेस्ट रहने वाला है। इससे पहले अभी तक जो भी नहीं देखे हैं वो जाकर के हमारे जो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इससे पहले हम आपको एक वीडियो दे चुके, ये दूसरा है। इसके बाद भी आप लोगों को बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं। हमने आपको अभी तक सभी पांचों सब्जेक्ट का सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी और संस्कृत सभी का आपको देने का प्रयास किया है। हमने संस्कृत का सिर्फ गद्यांश दिया है आपको। बहुत जल्द आपको शिक्षण भी उपलब्ध आपको कराएंगे और जो मैथ का पेडागोजी है वो चैप्टर वाइज आप लोगों को कराएंगे। इसलिए चैनल को जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आइए चलते हैं अपने गद्यांश पर। डायरेक्ट बातें तो अब होती रहेंगी। अब गद्यांश को थोड़ा सा एक नजर हम लोग देख लेते हैं। गद्यांश में कह रहा है, समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। मतलब क्या कहा कि पाठशाला, स्कूल अथवा शिक्षा की दूसरी दुकान की कोई कमी नहीं है। आजकल मतलब मुख्य रूप से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा के बहुत सारे दुकान खुल चुके हैं। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने को जल्दी करते हैं। मतलब क्या है कि जब बच्चा 2 से 3 साल का हो जाता है तो उसको स्कूल भेज देते हैं अपना पर से, यानी खुद से बोझ कम करने के लिए, ताकि बच्चा स्कूल चला जाएगा तो स्कूल बच्चा पढ़ेगा स्कूल जाकर के, ठीक है। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बैठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। यानी कि ये चीज अब हर घर में चला आ रहा है कि 2 साल का बच्चा हुआ, 2.5 साल का बच्चा हुआ, चलो इसको स्कूल छोड़ाते हैं, वहां अपना बैठ करके पढ़ेगा। ये इस कवि का, हम नहीं कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गद्यांश हम आपको समझा रहे हैं। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई माँ बाप बालकों के बारे में है ना, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता है। मतलब क्या कहा कि अब मतलब बच्चे का जो पठन पाठन होना चाहिए, बच्चों का जो लालन पालन होना चाहिए, बच्चों के जो माता पिता का कैसा रहन सहन होना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए, ऐसी शिक्षा, ऐसा शिक्षण, ऐसा जो प्रशिक्षण कहीं पर से नहीं लिया गया है। वही कह रहा है कि माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी नहीं लिया गया है। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े, मतलब जो दंपत्ति होते हैं, पति पत्नी होते हैं, यह नहीं सिखाया जाता, उनको यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। यानी कि उससे पहले जब बच्चा यानी कि जब लड़का लड़की शादी होता है उस समय ये उसको नहीं पता होता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या होता है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। यानी कि यह भी नहीं सिखाया जाता है कि एक जो हमारा नया जीवन होता है, वैवाहिक जीवन होता है, उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है पति पत्नी होने का अर्थ क्या है। हम लोगों को ये चीज जानकारी नहीं होता कि पति पत्नी होने का अर्थ क्या है। यह भी कोई नहीं बताता कि परिणाम साफ है। यानी कि यह कोई नहीं बताता कि पति पत्नी का जीवन क्या है, कैसे शुरुआत होगी। इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। यानी कि घर टूटने बिखरने कहने का मतलब यह है कि आजकल देखते होंगे कि जब शादी होकर के आती है तो परिवार अलग हो जाया जाता है। आप बीएस में पढ़े भी थे कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो आजकल जो प्रथाएं चलने लगी एकल परिवार की, है ना, तो ये परिवार जो जीवन शुरू होने से पहले ही उसका क्या होता है, टूटने लगते हैं। घर बसाने की सालाना आज कहीं भी नहीं खुली है। यानी कि घर बसाने की जो पाठशाला होनी चाहिए, शिक्षा देने की जो जगह होना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता है कि घर कैसे बसाना है। और ना खुलती दिखती है और ना ही कभी भविष्य में ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसा कोई स्कूल या पाठशाला खुलने की आशंका है ना।
समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। ये छोटा सा गद्यांश था, उम्मीद करते कि ये गद्यांश आप पढ़ करके समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब तो हम ये चीज पढ़ लिए, आप बिना गद्यांश को पढ़े भी, जैसे मान ये तो छोटा गद्यांश था, आप तुरंत समझ गए होंगे पढ़ करके, लेकिन जब बड़ा बड़ा गद्यांश मिलता है तो वहां पढ़ने से पहले एक नजर क्वेश्चन देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ करके उसके बाद गद्यांश पढ़िएगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है ना। हम भी जब बनाते थे तो पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ते थे, है ना। हम जब बनाते थे पहले क्वेश्चन ही पढ़ते थे कि क्वेश्चन में ये टिक करके रखते थे क्वेश्चन आखिरकार पूछ क्या रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन हमको पता चल गया कि शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। अभी आप पढ़े थे कि माता पिता यानी कि माता पिता होने का शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। देखिए बच्चों की किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का, छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का, या पति पत्नी बनने का, तो आपको अच्छे माता पिता बनने का जो है वो आपको शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। आप पढ़े थे ना, यहां देखिए कि उसे ना तो, यहां देखिए इसके विपरीत घर की दूसरी सजा यह कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, है ना, बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में, साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से प्राप्त नहीं करता। यानी कि हमको यह पता चल गया कि यहां से कि हमको शिक्षण की आवश्यकता है, अच्छे माता पिता बनने के शिक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि माता पिता के बच्चों की सही शिक्षा सिखाने शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है ना। यानी कि बच्चों को सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है, ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करके कार्रवाई की जा सके, बिल्कुल नहीं। ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सके, बिल्कुल नहीं। जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके, यानी कि बिल्कुल ये सही हो जाएगा। इसका अगर हम भावार्थ देखें तो बात यही है कि जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकेगा। अगर बच्चा सही से पढ़ेगा, परिवार सही से बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि समाज का निर्माण, समाज का पहला अंग होता है वो परिवार ही होता है ना। तो परिवार अगर अच्छा होगा तो समाज भी अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला क्वेश्चन है कि समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। आप लास्ट लाइन में देखे थे कि समाज और सत्ता जो है वो किसके प्रति सजग नहीं है। ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण न करने के प्रति, अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति। अब देखिए घर बसाने की शिक्षा, जो घर बसाने की शिक्षा है ये देने वाली ये जो शाला है इसके प्रति आप देखिए यहां पर पढ़े थे, आप यहां पर देखिए, यहां पर आप पढ़े थे, कह रहा था ना यहां पर कि यहां देखिए घर बसाने वाली शाला, घर बसाने की शाला ना आज तक कहीं खुली है और ना ही खुलने देखती है। समाज और सत्ता दोनों इस संकट के प्रति सजग नहीं है या तो फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। किसको? तो घर बसाने वाली शाला के प्रति, घर बसाने वाली जो घर है यानी कि पाठशाला है उसके प्रति। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो लेखक है वो क्या बताना चाहते हैं बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, माता पिता के शिक्षा के स्तर के बारे में, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, कि दाम्पत्य यानी कि पति पत्नी का जीवन किस तरह से शुरुआत की जानी चाहिए, है ना। एक नव विवाहित जो जोड़ा होता है उसका शुरुआत, उसके जीवन का शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। अब देखिए माता पिता शब्द युग्म कौन सा है, तो ये आपको पता है कि सार्थक शब्द है और ये शब्द कैसा है? युग्म शब्द है, युग्मज शब्द है माता पिता। ठीक है, ये युग्मज शब्द है और कैसा? सार्थक शब्द है। अब देखिए ये क्वेश्चन ग्रामर से, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। अब भी क्या है? एक निपात है। देखिए निपात यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। जहां पर जोर पड़ रहा होगा, है ना, जहां पर जोर पड़ रहा होगा उस शब्द को कहा जाता है निपात। जैसे मैं भी, है ना, मैं भी खाना खाऊंगा, तो भी यहां पर क्या है? निपात है। तुम सा कोई नहीं, है ना, तो वहां पर सा क्या है? निपात है। ठीक है, यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर।
कह रहा है इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई, यानी कि हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि डैश वाक्य के पहले काले छपे, यानी कि ये सच्चाई है, इसमें काला छपा हुआ था लेकिन हमने तो रेड कर दिया है। ठीक है, अंश का समानार्थी वास्तविक, यानी कि समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आप सच्चाई का समानार्थी शब्द क्या होगा? वास्तविक होगा या वास्तविकता होगा? आपको पता है कि ये वास्तविक शब्द है लेकिन वास्तविकता इसको विशेषण बना दिया गया है ना, तो ये वास्तविकता नहीं होगा, सदवचन नहीं होगा, सुक्ति नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? यानी कि आजकल का जो घर परिवार है वो टूट बिखर रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? माता पिता बनने का अर्थ ना जानना, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना, घर बसाने की जल्दी करना, बच्चों के बारे में ना जानना। यानी कि माता पिता बनने का अर्थ ना जानना, यानी कि घर बिखरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि माता पिता नहीं यानी कि माता पिता बन जाते हैं लेकिन उसका सही कारण नहीं जान पाते हैं, है ना, माता अर्थ नहीं जान पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? बहुत छोटे बच्चे को स्कूल पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चे को दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का। आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो पहले पहले लाइन में ही था कि बहुत बच्चे को स्कूल में, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का। अब बहुत सारे घर में क्या बन गया? ये आग्रह बन गया है ना, ये ऐसा हम लोग पढ़े थे। ठीक है, चलिए बताइएगा कि इस गद्यांश में 9 नंबर में से आपने कितना नंबर सही किया था? ठीक है, ये बताइएगा जरूर आप हमको। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा बहुत अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा पद्यांश, इसको पहले हम लोग समझेंगे क्योंकि गद्यांश तो किसी तरह से बन जाता है लेकिन पद्यांश बिना अर्थ लगाए नहीं बन पाता। चलिए हम लोग देखते हैं, अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं। कह रहा हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। अगर हमारा जो जीवन है वो खुशहाली से रहेगा, खुशमय जीवन रहेगा, तो हमारा जीवन कैसा रहेगा? वो स्वस्थ रहेगा। अपना जो संसार रहेगा वो कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। नदियां, पर्वत, हवा, पेड़ आदि आदि से आती बहार, यानी कि प्राकृतिकों से, है ना, हमारे जीवन में क्या आती है? बहार आती है, संरक्षण, यानी कि उससे हम लोगों को बहुत सारी खुशियां मिलती है। बचपन कोमल तन, यानी कि बचपन जो है कोमल तन, तन मतलब शरीर, मन लेकर, यानी कि बचपन जो होता है, हमारा जो बचपन होता है वो कोमल शरीर और कोमल मन लेकर के आता है, अनुपम जीवन लेकर के, है ना। अनुपम जीवन, अनुपम का मतलब होता है जिसकी उपमा नहीं दी सकती है ना, है ना। तो यानी कि हमारा जीवन जो है वो यानी कि इसकी कोई उपमा दी ही नहीं जा सकती है। ठीक है, अनुपम जीवन लेकर के आता है कौन? बचपन। बचपन जो हमारा होता है उसमें बहुत सारी क्रियाएं करते थे, याद है? हम लोग जब बचपन हुआ करते थे तो बहुत सारे खेल खेला करते थे। खास करके आजकल के बच्चे मोबाइल से खेलते हैं लेकिन हम लोग गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कबड्डी, बहुत सारे खेल खेला करते थे, है ना। आप लोग भी खेलते होंगे, खेले होंगे। अब तो नहीं है, अब तो कहां से, पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती। जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। मनुष्य कह रहा है कि ये जग तुमसे है और ये संसार है तुम्हारा ही है ना। जग तुमसे और तुमसे है ये प्यारा संसार, ये संसार भी आपसे और ये जग भी आप है। ठीक है, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। वृंद लताएं, देखिए ये अगला लाइन है, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर, भरे हरियाली मन में, है ना, भरे हरियाली। क्या देखिए कह रहा है कि वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, है ना। ये जो हमारे चारों ओर क्या कर रहे हैं? लताएं जो हैं, पेड़ पौधे जो हमारे चारों ओर क्या कर रहे हैं? वो हरियाली भर रहे हैं। मन में जगे उमंग, यही सृष्टि का उपहार, यानी कि हमारे मन में जो उमंग जग रहा है यही क्या है? हमारे सृष्टि का उपहार है, ये हमें उपहार मिला हुआ है। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। मुश्किल से मिलता है जीवन, हमारा जीवन है ये मुश्किल से मिलता है ना, तुरंत नहीं, आसानी से नहीं मिल जाता। हमारा जो ये जीवन है बहुत मुश्किल से मिला है। हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार। हरा भरा हो अपना जीवन, स्वस्थ रहे संसार। अगर कह रहा है कि हम इसे, अगर इस जीवन को चंदन की तरह नहीं बना पाए, है ना, निर्मल नहीं बना पाए, स्वच्छ नहीं बना पाए, तो पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब है बेकार। ये सभी क्या है? सभी के सभी बेकार हैं। हरा भरा हो जीवन अपना, जब हमारा जीवन हरा भरा होगा तब हमारा संसार कैसा होगा? स्वस्थ होगा। ठीक है, ये हमारा छोटा सा पद्यांश था। उम्मीद करते कि ये पद्यांश भी आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं हम इन पर आधारित प्रश्नों को। अब देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है
कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है, यानी कि हमारा जीवन है वो हरा भरा, इसका अर्थ क्या है? पेड़ पौधों से घिरा जीवन है, हरे रंग से भरा जीवन है, हरियाली युक्त जीवन है, या खुशियों से परिपूर्ण जीवन है? तो हम आपको पहले ही बताए कि हमारा जीवन कैसा है, ये खुशियों से परिपूर्ण है। किससे से? खुशियों से, ये खुशियों भरा हमारा जीवन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खुशियों से परिपूर्ण जीवन। ठीक है, आइए चलते देखते हैं अगले क्वेश्चन 101 नंबर। कौन सी चीजें बाहर लेकर आती है, यानी कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बाहर लेकर आती है? नदियों की आवाज, पहाड़ों की चोटियां, समस्त प्राकृतिक उपादान, पेड़ों की हवा। तो ये आप पढ़े थे कि जो भी यानी कि प्राकृतिक चीजें थी, देखिए यहां पर जितनी भी प्राकृतिक चीजें थी, नदियां, पर्वत, हवा, पेड़ आदि से आती है बाहर। किसी से जितने भी प्राकृतिक उपादान है यानी कि जो प्रकृति से दिया गया है, ठीक है, वही हमें क्या करती हैं? तो हमें क्या करते हैं? वो बाहर लाते खुशियों का, ठीक है ना, वो किस चीज का? खुशियों का बाहर लाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? वृंद लताएं को, हरा भरा जीवन को, या प्राकृतिक सुंदरता उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को? तो आप देखिए यहां पर कि खुशी यानी कि सृष्टि का उपहार किसको कहा है? देखिए आपको क्या कहा कि यहां देखिए क्या है ना कि पौधे डाली चारों ओर हरी भरी, मन में जगे उमंग, यही है सृष्टि का उपहार। किसी से? वृंद लताएं, पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, है ना, हमारे चारों ओर क्या खुशी खुशी भरे प्राकृतिक चीजों से, तो उससे उसको क्या कहा गया? सृष्टि का उपहार कहा गया, है ना, सृष्टि का उपहार। तो क्या चीज? प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशियां। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, इसको क्या कहा गया है? सृष्टि का उपहार कहा गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है? बिल्कुल नहीं। पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। प्रकृति में पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत शामिल है। चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। अब देखिए लास्ट लाइन देखे थे कि पर्यावरण संरक्षण में ही हमारा जीवन संभव है। अगर पर्यावरण है तब हम हैं, अन्यथा अगर पर्यावरण नहीं है तो भी हम भी नहीं हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 104 नंबर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। जंग नहीं, जग से तुम हो और तुमसे है ये प्यारा संसार। ठीक है, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो संसार क्या करेगा? संसार में अगर संसार ही नहीं रहेगी तो व्यक्ति नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए ये थे आपके 104 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, 105 नंबर पर। अगला प्रश्न क्या करे कि अनुपम शब्द का क्या अभिप्राय है? अनुपम शब्द से अभिप्राय है, अभी बताए थे आपको अनुपम शब्द का कुछ देर पहले कि वह उपमा जिसकी उपमा नहीं दी सकती। सुखद नहीं, सुखद का मतलब होता है खुशी, मनोहारी मतलब मन को सुंदर भाने वाला, ठीक है ना, आनंदमय मतलब खुशी हो जाएगा, जिसकी उपमा ना दी जा सके। यानी कि अनुपम का मतलब क्या हो जाएगा? जिसकी उपमा ना दी जा सके। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते कि ये 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला 15 है वो हमारा जो 15 है वो शिक्षण का प्रश्न होने वाला है। ठीक है, आप बताइए कि इस 15 में से आपने कितना सही कर लिया, क्योंकि गद्यांश पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये गद्यांश पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर ये गद्यांश पद्यांश बनाना सीख गए तो आपको 15 हिंदी में 15 नंबर और पेडागोजी में कम से कम कितना भी कम नंबर आएगा, 10 नंबर 25 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं हिंदी में। ठीक है, चलते हैं अब सीधा सीधी बातचीत तो नहीं होगी, चलते सीधे सीधी हम आपसे अगले क्वेश्चन पर 106 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षण का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि किस एक पर इसमें ध्यान देना चाहिए। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उससे प्रगति पर पत्र दर्ज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद शिक्षार्थियों के
निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना, बिल्कुल सही बात है। यानी कि उनके विभिन्न चरणों को जानना कि बच्चा क्या गलतियां कर रहे हैं, बच्चा क्या क्या सही कर रहे हैं, तथा उसे शिक्षार्थियों उनके माता पिता के साथ साझा करना, उनके समक्ष बातचीत करना कि बच्चा क्या चीज सीख पा रहा है, कितना अच्छा सीख पा रहा है और किस चीज पर वो उसे और काम करने की आवश्यकता है। इसलिए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर होगा। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? मेरे भाई उसको कहते हैं अर्जन। क्या कहते हैं उसको? अर्जन कहते हैं, क्योंकि यहां पर संप्रेषण के माध्यम से, सूचना के माध्यम से सीख रहा है बच्चा। यहां पर बच्चा को मेहनत नहीं करना पड़ रहा है ना, यह स्वाभाविक क्रिया है। अब देखिए अर्जन समझिएगा कि ये कैसा है, ये नैसर्गिक है। ये क्या है? नैसर्गिक है ना, नैसर्गिक, नैसर्गिक प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, अर्जन जो है, भाषा अर्जन जो है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन इसका जो अधिगम हो गया, अधिगम ये सीखना, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। ये दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, अधि और गम। दो शब्द क्या है? अधि और गम, अधि और गम। ठीक है ना, अधि का मतलब होता है पूर्ण, है ना, अधि का मतलब होता है पूर्ण और गम का मतलब होता है जानकारी, यानी कि सीखना। ठीक है, जहां पर मेहनत करके जानकारी प्राप्त किया जाएगा उसको कहेंगे अधिगम। लेकिन अर्जन में ये नैसर्गिक होती है, ये परिवेश के, है ना, जो परिवेश के अकॉर्डिंग सीखा जाता है वो क्या कहलाता है? अर्जन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 108 नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों, सॉरी ये तो आपका क्वेश्चन दोहरा के रिपीट हो गया है लगता है। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा है, उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, ये क्वेश्चन जो 106 नंबर था वही क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए कि पाठ पढ़ाकर बच्चे से प्रश्न बनवाने से, यानी कि जब बच्चा को आप पढ़ा देते हैं, जैसे आप क्लास में जाते हैं तो बच्चे को ये चैप्टर पढ़ा दिए, जैसे अभी आप गद्यांश बनाए, पढ़ करके गद्यांश बनाए, तो इससे बच्चा को क्या फायदा मिलेगा, है ना? इस बात का पता चलता है आपको क्या फायदा मिलेगा कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्द से परिचित हैं या नहीं। बिल्कुल ही शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। यानी कि बच्चे ने कितना पाठ जब आपके द्वारा पढ़ाया गया है, उस पाठ को बच्चे ने कितना अच्छा से समझ पाया है, उसको अपने अंदर कितना उतार पाया है, ठीक है ना, उस पर कितना अच्छा से वो प्रश्न बना पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, 110 नंबर क्वेश्चन कह रहे मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। देखिए यहां पर यह शब्द गलत है, यह वाक्य गलत है। मैंने चाट खाई और फिर हंसी, यह हो सकता था मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, गलत है। सोनम, यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत कर रहा है? यानी कि ये जो भाषाएं हैं, ये जो गलती हुआ उससे ये किस ओर संकेत किया जा रहा है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ ना होना। अब भाषा की समझ उसके पास है तब तो उन्होंने कहा दिया है ना, लेकिन उनके पास अभी व्याकरणिक नियम की जानकारी नहीं है कि किसको पहले रखेंगे, ठीक है ना, किसको पहले रखेंगे तब जाकर के हमारा ये वाक्य शुद्ध हो पाएगा। उसके पास अभी व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 110 का 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब 111 नंबर प्रश्न पर। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा कैसी होती है? भाषा चिंतन को निर्धारित करती है? नहीं, ऐसा नहीं है, यह गलत बात है। ये वाइगोत्स्की महोदय कभी नहीं कहते हैं कि भाषा जो होता है वो चिंतन को निर्धारित करते हैं, बिल्कुल नहीं। चिंतन भाषा को निर्धारित करते हैं, ये तो पियाजे महोदय कहते हैं। कौन? ये पियाजे साहब कहते हैं कि भाषा जो है वो चिंतन जो है वो भाषा को निर्धारित करता है। ठीक है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये एक दूसरे स्वतंत्र रूप से नहीं, एक दूसरे के साथ गहन रूप से विकसित होते हैं, है ना, किसी एक को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये वाइगोत्स्की महोदय कहना है।
भाषा एक अर्जित योग्यता है ना। भाषा के एक अर्जित योग्यता है जो कहां से अर्जित की जाती है, वो समाज से अर्जित की जाती है। कहां से? समाज से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि 112 नंबर, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? मतलब क्वेश्चन कहा कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना मातृभाषा को यानी कि मातृभाषा की मदद लिए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में यानी कि सिखाने के लिए उस पर बल देती है। मध्यस्थ का मतलब हुआ सहारा लेना। मातृभाषा के बिना सहारा लिए दूसरी भाषा को जब आप सिखा दीजिएगा तो ये कौन सी विधि है? ठीक है, क्या ये द्विभाषीय विधि है, क्या वो अनुवाद विधि है, क्या ये व्याकरण अनुवाद विधि है? ठीक है, अनुवाद विधि में तो आप मातृभाषा का प्रयोग करबे ना कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम सिखाएंगे, अब हमारा जो मातृभाषा मैथिली है, अब आपको मैथिली से अगर हिंदी हम सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मैथिली का प्रयोग होगा ही, हिंदी का प्रयोग भी होगा। तो अनुकरण में तो अनुवाद विधि में तो दोनों चीज का प्रयोग हो जाएगा, व्याकरण एवं अनुवाद तो नहीं होगा। अब उसको प्रत्यक्ष विधि से सिखाएंगे। किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से उसको सिखाएंगे, तब जाकर के वो सीख पाएगा। लेकिन इस दोनों के बीच काफी कम अंतर होना चाहिए, है ना। जो मातृभाषा और जो नया लक्ष्य भाषा है उस दोनों के बीच बहुत कम अंतर होना चाहिए, तब जाकर के संभव हो सकता है। अब अभी हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश के हैं, अब हमको कहा फ्रेंच सीखने के लिए जाने के लिए, तो वहां पर समझेंगे ही नहीं कि फ्रेंच में खाना को क्या बोलते हैं, पीना को क्या बोलते हैं। बाहर जाने के लिए कहेंगे तो कहेंगे क्या, है ना। तो इस सब चीज को सीखने के लिए कम अंतर होना चाहिए। जैसे अब हिंदी और मैथिली में बहुत कम अंतर है, तो इसको सीखा जा सकता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वाचन और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? यानी कि वाचन और शारीरिक क्रिया, देखिए शारीरिक क्रिया इसमें शरीर से जुड़ा हुआ है ना, समन्वय पर आधारित। अब आप एक टीचर हैं, जब बच्चा बोल रहा है, बोलने के साथ साथ उनकी जो एक्टिविटी है ना, उस पर भी आप गौर कर रहे हैं। समन्वय आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? उसके सभी शरीर के अंग पर, जैसे मान लीजिए बोल रहा है तो बोलने के साथ साथ उसकी जीवा कैसे मूवमेंट कर रही है, उसका ओठ कैसे मूवमेंट कर रहा है, उसका जो हैंड है वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, इस सभी चीज पर ध्यान देना पड़ता है। तो क्या है? संरचनात्मक उपागम नहीं होगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर समग्र भौतिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। सभी जो फिजिकल जो डेवलपमेंट है, यानी कि फिजिकल जो एक्टिविटी है, उस पर आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिव के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है। आपके लिए कौन सा सहायक होगा? क्या लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव होगा? नहीं। क्या प्रदत्त कार्य में ऑब्जेक्टिव होगा? नहीं। निबंध लेखन में नहीं। ये होता है रूब्रिक, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूब्रिक हो जाएगा। रूब्रिक एक तरीका है, रूब्रिक एक मेथड है परीक्षा लेने का, जो जिसमें पारदर्शिता होती है ना, जिसमें कोई भी जो है गलत तरीका से नहीं हो सकता कि किसी को, जैसे निबंध लेखन में क्या है कि एक ही चीज को लिखा, जिसका राइटिंग अच्छा होगा उसको अधिक नंबर मिलेगा, जिसका राइटिंग खराब होगा उसको कम नंबर मिलेगा। इसमें पारदर्शिता होती है, इसमें किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। ऑब्जेक्टिव में किसी को अगर वो सही है तो एक नंबर उसको मिलेगा और गलत है उसको एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बुनियादी चरण की अवधि है, यानी कि इसके द्वारा जो है कौन सी बुनियादी चरण की अवधि है? आपको पता है कि एनईपी 2020 जो है वो 4 चरण इसको बांटा है ना, 5+3+3+4, है ना। ये जो है ये बेस है ना, जो बुनियादी चरण होता है। उसके बाद प्राथमिक चरण होता है, उसके बाद मध्य होता है, उसके बाद माध्यमिक हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो पहले यानी कि बुनियादी चरण की अवधि क्या है? वो 5 वर्ष है। वो क्या है? 5 वर्ष है। वहीं पर ये प्राथमिक चरण की अवधि क्या है? प्राथमिक चरण की अवधि क्या है? वो 3 वर्ष है। मध्य चरण की अवधि क्या है? वो 3 वर्ष है। और माध्यमिक चरण की अवधि क्या है? वो 4 वर्ष है। माध्यमिक चरण की अवधि क्या है? वो 4 वर्ष है। इसको याद रखिएगा, माध्यमिक चरण की अवधि क्या है? वो 4 वर्ष है। 3 वर्ष मध्य की और 3 वर्ष प्राथमिक की और 5 वर्ष बुनियादी की, है ना। ये बुनियादी की, फंडामेंटल की। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें, एनईपी 2020 अपने आप में एक टॉपिक बन गया अब। ठीक है, तो यहां से जितना हम आपको बताना था हम आपको बता दें, इस सब चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 116 नंबर कह रहा, वे विद्यार्थी जो शब्दों में किसी अक्षर को
छोड़ने जैसे वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखे कि विधाता, है ना, मान लीजिए विधाता, अब हम विधता लिख दिए। अब ये चीजें हैं, हम इसमें आ की मात्रा को छोड़ दिए हैं। गलतियां करते हुए किससे ग्रस्त हैं? क्या संचलन विषय गति विकलांगता है, या वाक क्षति है, वाक मतलब बोलना होता है, संरचनात्मक विकलांगता है, या अधिगम विकलांगता है? यहां पर जो है अधिगम विकलांगता हो जाएगा, ठीक है ना। ये सीखने की विकलांगता हो जाएगी, किसी सीखने की विकलांगता हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम विकलांगता। डी नंबर का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि कल मुझे जालंधर जाना था, कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई। अब देखिए यहां पर मिस हो गई, यहां पर देखिए कि अभी यहां तक तो हिंदी चल रहा था, लेकिन यहां पर अब क्या हो गया? इंग्लिश आ गया, है ना, इंग्लिश आ गया। अब ये जो दोनों को मिला दिया गया, इसको कहा था कोड स्विचिंग कहा जाता है, कोड स्विचिंग कहा जाता है। ये कोड मिश्रण हो गया या कोड परिवर्तन हो गया, एक कोड से दूसरे कोड में जाना हो गया या कोड भिन्नता हो गया, ये कोड मिश्रण हो गया, है ना। ये क्या हो जाता है? कोड मिश्रण, यानी कि मिला देना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर इसका सही आंसर होगा, कोड मिश्रण इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये समझ गए। अब आपको यहां तक की क्वेश्चन समझ में आ गया 117। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं, किस यानी किस गतिविधि द्वारा बच्चे अभिप्रेरित होते हैं? जिनकी योजना वयस्कों द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। बिल्कुल ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जो बच्चों के लिए क्या होती है? अर्थपूर्ण होती है, यानी कि उसको जब जिसमें मजा आएगा, जो उसमें उससे कुछ सीख पाएगा, है ना, तो उससे वो अभिप्रेरित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थी को इस फोल्डर को डैश कहा जाता है, विद्यार्थी के इस फोल्डर को क्या कहता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। क्या कहता है उसको? पोर्टफोलियो कहा जाता है। इसमें जो जितनी भी आपकी जो शैक्षिक और शैक्षिक क्रियाएं होती है, सभी चीज का रिपोर्ट रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120 नंबर। 120 नंबर कह रहा है आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं? बिल्कुल सही बात है कि भाषा जो है वो जन्म से ही सीखा, जन्म जब लेते हैं तो बच्चा आसपास के परिवेश से सीखता है। आप ये किसका कथन है? चॉम्स्की महोदय का ये कथन है कि भाषा जो अर्जित करने की क्षमता क्या जन्मजात होती है। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? सक्रिय अनुकूलन या सहज ज्ञानवाद? यानी कि सहज ज्ञानवाद इसका आंसर हो जाएगा। सहज ज्ञानवाद का मतलब हुआ कि उसके अकॉर्डिंग, उसके परिवेश के अकॉर्डिंग ज्ञान देना, है ना, उसके जो उसके आसपास की जो वस्तुएं होंगी उस पर आधारित जो भाषाएं होंगी उसको सीख लेता है, तो ये सहज ज्ञानवाद हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके यानी कि 30 के 30 प्रश्न थे। आप इस 30 में से कितना अचीव कर पाए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।